Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss essential elements of a valid contract. In previous lecture we discussed the interpretation clauses of Contract Act, which are mentioned in section 2 of Contract Act 1872, but some of the subsections were remaining, just like void agreements, contract, voidable contract, void contracts, GHIJ. So to understand them, or to understand the difference among them all, we must know the essentials of a valid contract. तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल होने के लिए, एक अग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल होने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। ठीक है, तो जो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है वो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहले सेक्शन 10 में बताए गए हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले सेक्शन 10 पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले है ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अग्रीमेंट हो कॉन्ट्रैक्ट में, सबसे पहले अग्रीमेंट हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा वो? इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट, अगर वो फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज से बना है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो वो पार्टीज, मतलब कैपेसिटी हो उनकी, और साथ साथ फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल हो एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और वो वॉइड डिक्लेयर ना किए गए हों स्टेट से या जो भी गवर्नमेंट है। इन सब को एनालाइज करने के बाद जो सेक्शन 10 में एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं, उससे 6 एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं। पहला है, मतलब अग्रीमेंट तो हो। अग्रीमेंट है तो इसका मतलब हमें पता है, हमने अग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी 2E में कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। इसका मतलब प्रोमिसेस वगैरह हों, मतलब सबसे पहले तो बात यह है कि पार्टीज़ 2 या 2 से ज़्यादा हों, एक बंदा खुद से तो नहीं कर सकता, तो ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है। सबसे पहले अग्रीमेंट की बात आ गई तो जाहिर सी बात है अग्रीमेंट 2 से ज़्यादा बंदों के दरमियान ही होता है। ठीक है, और सेकंड बात ये है कि प्रोमिसेस होते हैं, और प्रोमिसेस किससे बनते हैं? प्रोमिसेस एक प्रपोजल होता है, उसकी एक्सेप्टेंस होती है तो ही तो प्रॉमिस बनते हैं। तो ये अग्रीमेंट में आ जाती हैं दोनों चीज़ें। एक तो पहली ये कि 2 बंदे हों, एटलीस्ट 2 तो हों, एक बंदा खुद से नहीं कर सकता, एग्रीमेंट में एक ये चीज़ आ जाती है। और दूसरी, एक ऑफ़र हो रही हो और एक्सेप्टेंस हो रही हो, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था प्रपोज़ल होता है, एक बंदा जो प्रॉमिसर होता है प्रपोज़ल दे रहा होता है, और जब वो प्रॉमिसी एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, तो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस हो रही हो, इसका ये एग्रीमेंट में आ जाएगा। एग्रीमेंट में एक तो एटलीस्ट 2 पर्सनस हो, और एक ऑफ़र हो रही हो और एक्सेप्टेंस हो रहा हो, मतलब प्रोमिस हो रहे हों, क्योंकि हमें पता है जब ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाती है। ठीक है, अच्छा, अब बारी है सेकंड की, जो इससे फ्री कंसेंट निकला है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कंसेंट क्या होता है। कंसेंट जो है वो सेक्शन 13 में बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़, जितनी भी पार्टीज़ एक अग्रीमेंट में है या एक कॉन्ट्रैक्ट में है, उन्हें जिस बारे में वो बात कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, वो उस बात को सेम मैनर और सेम मीनिंग में लेते हों। मिसाल के तौर पे मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मैंने एक प्रपोज़ल दिया, मैं एक प्रॉमिसर हूँ, मैंने प्रॉमिसी को प्रपोज़ल दिया कि मैं आपको अपनी एक गाड़ी बेचना चाहती हूँ। ठीक है, उसने भी कह दिया ठीक है मैं आपसे गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ। मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं। ठीक है, मैंने जिस गाड़ी का प्रपोज़ल दिया है अपने दिमाग में सोच के वो ओडी गाड़ी का दिया है, जबकि जो एक्सेप्टर है वो ये समझ रहा है कि मैंने इनसे तो मैरान गाड़ी ख़रीदनी है। हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सब चीज़ होती है, हमने बस ये क्लियर नहीं किया कि गाड़ी ख़रीदनी कौन सी है, बस हमने ये बात की गाड़ी ख़रीदनी है, गाड़ी उसने कहा कि गाड़ी लेनी है। ठीक है, बट जब हमें ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था तो तब हमें पता चला कि मैं उसे दे रही हूँ ओडी, और वो मुझे मेहरान वाली के हिसाब से सोच के दे रहा है। इसका मतलब जो सब्जेक्ट मैटर था वो ही हम दोनों के दरमियान क्लियर नहीं था, या हमारे अंदर म्यूचुअल जो कंसेंट नहीं था इसमें शामिल, क्योंकि मैं कुछ और सोच रही थी और सामने वाली पार्टी कुछ और सोच रही थी, तो इसलिए कंसेंट हमारा मिलता ही नहीं था। कंसेंट ये होता है कि सेम मीनिंग रखते हों दोनों पार्टीज़ अपने माइंड में, कि जो हम चीज़ ख़रीद रहे हैं वो जानते हों बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इधर उन्होंने कहा है कि जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए। फ्री कंसेंट जो है वो सेक्शन 14 में है। एक कंसेंट जो है वो ये इसमें सेक्शन 14 में बताया गया है कि कंसेंट इन 5 चीज़ों से जब बिल्कुल फ्री होगा तो वो मतलब फ्री कंसेंट कहलाएगा।
Consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake. इसमें उन्होंने कहा है पहले सेक्शन 13 में बता दिया कंसेंट ये होता है दोनों पार्टीज़ रजामंद हो एक बात पर, ठीक है, मतलब बगैर किसी दबाव वगैरह के रजामंद हो. लेकिन फ्री कंसेंट ये बताते हैं कि फ्री कंसेंट कब होगा, जब ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो फ्री होगा, ठीक है. अब इसमें इन्होंने पहले बताया कोर्जन मतलब एक पार्टी, ये मैं आप लोगों को ऐसे जनरली अभी बता रही हूँ, ये हम जब नेक्स्ट आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे फ्री कंसेंट को, लेकिन सिर्फ एसेंशियल्स बताने के लिए मैं शॉर्टली आपको बताना चाह रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे बस. तो कंसेंट फ्री कब होगा, जब ये कोर्जन से पाक होगा. तो कोर्जन क्या है, कोर्जन ये है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी चीज़ से डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आए. जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक दूसरी पार्टी के सर पे गन रख के कह रही हूँ कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, डरा धमका के कह रही हूँ ना, तो फिर इसमें सामने वाली बंदे का कंसेंट तो शामिल नहीं है, फ्री कंसेंट तो नहीं हुआ. तो इसका मतलब इन्होंने कहा है कि जब फ्री कंसेंट हो मतलब कोर्जन ना हो उसे फ्री कंसेंट कहेंगे, पहला. दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस वो होता है जहाँ पर कोई ऐसा रिलेशनशिप होता है दो पार्टीज़ के दरमियान जिसमें एक पार्टी डोमिनेंट होती है दूसरी पार्टी के. इसकी मिसाल एक ऐसी है जैसे कि फिडुशियरी रिलेशंस होते हैं, इसमें एक वडेरा है और एक किसान है. तो वडेरा जो है वो किसान को किसी तरह का इस तरह से डरा धमकाए, इस तरह से कहे कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आओ वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगा, तुम्हें बदनाम कर दूँगा बरादरी में, इस तरह की बातें करे. तो वो इस तरह के डर से किसान जो है अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए या एग्रीमेंट में शामिल हो जाए तो उसे कहेंगे कि वो इन्फ्लुएंस में आके आया है. इसमें एक ये भी हो सकती है और एक ये भी हो सकती है कि कुछ जो पेरेंटल रिलेशंस होते हैं उनमें भी आ जाता है कि पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आके जो बच्चे किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएं तो वो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ ही आता है. इसमें दूसरी पार्टी का कंसेंट शामिल नहीं होता. अब जाहिर है जैसे फिडुशियरी रिलेशन का मैंने आपको बताया तो वो किसान का कंसेंट तो शामिल नहीं होगा ना, वो इस डर से कि मुझे जो ये हमारा वडेरा है ये हमें बरादरी में बदनाम कर देगा ये वो, तो वो ये सोचकर कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है. तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉज हो जाता है उसके कंसेंट पर. तीसरा है फ्रॉड. फ्रॉड में ये होता है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को डिसीव करे, धोखा दही दे, मतलब उसकी इंटेंशन हो कि सामने वाली पार्टी को धोखा देना है, तो वो फ्रॉड होता है, ठीक है. तो अगर सामने वाली पार्टी को धोखा देना है इसका मतलब जाहिर है सामने वाली का कंसेंट जो है वो कॉज हो रहा है, तो वो फ्री नहीं रहता. चौथा ये है कि जब कोई किसी की मिसरिप्रेजेंटेशन करे, कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में किसी की इंटेंशन ये नहीं होती कि धोखा देने की, लेकिन वो ना चाहते हुए भी हो जाता है. जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक फ़ोन लिया है नया, अभी मैंने इतना चलाया नहीं, लेकिन मेरी दोस्त मुझे कहती है यार मुझे सेल कर दो, मैं उसे सेल कर देती हूँ. तो जब उसे सेल करती हूँ उसके बाद उसमें से इतनी सारी चीज़ें निकल जाती हैं, उसके स्पीकर भी ख़राब है, उसका कुछ ना कुछ ख़राब है, तो वो मुझे कहती तुमने मुझे ख़राब दे दिया. मैं कहती हूँ मुझे खुद नहीं पता था, मैंने अब इतना ज़्यादा यूज़ थोड़ी किया था. तो इसका मतलब मेरे ना चाहते हुए भी उसका कंसेंट कॉज हो गया एक तरह से, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन में आएगा, ठीक है. पाँचवा है मिस्टेक. मिस्टेक जो है वो सेक्शन 20, 21 और 22 में बताया गया है. मिस्टेक जो है दो तरह की होती है, एक मिस्टेक एज टू लॉ होती है, एक मिस्टेक एज टू फैक्ट होती है. मिस्टेक एज टू लॉ में भी दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक तो मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ और मिस्टेक एज टू अपना जो कंट्री का लॉ होता है, मतलब हमारा पाकिस्तानी लॉ, ठीक है. तो अगर हम मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक एज टू लॉ किसी फॉरेन लॉ की करते हैं, तो वो जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट को ख़राब नहीं करती. मतलब कि ये समझ लें कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहता है, ठीक है, क्योंकि हम किसी दूसरी कंट्री का लॉ तो नहीं जान सकते. लेकिन हाँ, अगर मिस्टेक एज टू पाकिस्तानी लॉ करते हैं तो फिर उसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये हम सब ने सुना है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, ठीक है. इसका मतलब अगर आप ये कहकर किसी को कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आ जाएं, फ्रॉड कर लें और आपको बाद में कोई बोले कि तुमने मेरे साथ फ्रॉड क्यों किया है, वो आपको सू कर ले, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं तो जानते नहीं था कि हमारे मुल्क में ये मना है फ्रॉड करना. या फिर आप किसी का कत्ल कर दें और बाद में जब आपके पर केस वगैरह चले तो आप जज को कह रहे हो कि मुझे तो पता ही नहीं था मर्डर करना सज़ा है तो मैं नहीं करता. तो इसका मतलब अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है या मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ हम करेंगे तो उसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ करेंगे तो उसमें नहीं होगा.
क्योंकि हमें दूसरी कंट्री का लॉ जानने में तो हमारे लिए जाहिर सी बात है, हम दूसरी कंट्री का लॉ तो नहीं पढ़ेंगे सारे सिटीजन्स, लेकिन हर सिटीज़न ने जिसने भले पाकिस्तानी लॉ भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी उस पर पनिशमेंट लाजमी लगेगी, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। और हम ठीक है, ये है मिस्टेक में, मिस्टेक अप टू लॉ में। और मिस्टेक अप टू फैक्ट भी दो तरह की होती हैं, उसमें यूनिलैटरल होता है और एक बायलैटरल होती है। यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये होती है कि एक पार्टी किसी फैक्ट पर मिस्टेक कर रही हो। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा किसी ज्वेलरी शॉप में जाता है, वो समझता है कि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब गोल्ड की हैं, उसे पता नहीं होता। वो जाता है, एक सेट देखता है, एक नेकलेस वगैरह उसे अच्छा लगता है, वो ले लेता है। घर आकर देखता है तो वो गोल्ड का नहीं होता। वो जाकर दुकान वाले को बोलता है कि भाई मैं तो गोल्ड का लेकर मतलब गोल्ड समझ के लेकर गया था, लेकिन ये तो गोल्ड का नहीं है। तो वो कहता है आपने हमसे पूछा, आप हमारी शॉप के बाहर तो देखें, हमने लिखा हुआ है कि हम गोल्ड के भी सेल करते हैं और दूसरे आर्टिफिशियल भी सेल करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ बायर की गलती है, तो ये यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ठीक है। अब बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होती है, जिसमें दोनों की ही गलती हो। जैसे मिसाल के तौर पे एक सेलर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी चीज़ के बारे में, मतलब उसका एक सामान आ रहा है एक शिप पर, वो शिप का सामान कल रात को पहुंच गया है, लेकिन वो शिप तो वो समझता है कि कल रात को वो शिप पहुंच गई है जिस पर उसने सामान मंगवाया था, और वो उसकी डीलिंग भी कर लेता है सारी एक बायर से कि वो मेरा सामान पहुंच चुका है, बस कल मैं ले आऊँगा, तो मैं इतने बजे ले आऊँगा, और वो भी कह देता है ठीक है, सारा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन उसे ये पता ही नहीं होता अभी तक कि जो शिप आ रही थी जिसमें उसने अपना सामान मंगवाया था, वो तो शिप तबाह हो गई है। तो इसमें दोनों, जब सेलर है वो भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जा रहा है और जो बायर है वो भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जा रहा है। तो इसमें बायलैटरल मिस्टेक्स हैं। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं ये भी कंसेंट को कॉज करती हैं किसी न किसी पार्टी को, ठीक है। तो जब कंसेंट कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से बिल्कुल पाक होगा तो वो फ्री कंसेंट कहलाएगा, ठीक है, जो कि वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट इसमें से निकला है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़, जो कि हमें सेक्शन 11 बताता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ भी कह सकते हैं या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ भी, कि जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं उनमें कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, फिर वो इन्वॉल्व हो सकती हैं वरना नहीं। जैसे कि सेक्शन 11 में ही है कि पहली बात ये, कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज़ हैं वो माइनर ना हो, मतलब मेजर एज की हो। इसका मतलब एटलीस्ट 18 ईयर्स के हों अंडर पाकिस्तानी लॉ। एक बात ये कहता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ में। दूसरी है कि वो साउंड माइंडेड हो, मतलब अपने होश हवास में हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि कॉन्ट्रैक्ट के दौरान किसी ने उस पर नशा वशा करवा कर कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल करवा लिया, ऐसा ना हो। साउंड माइंडेड हो, होश हवास में हो, अच्छे बुरे को जानता हो, ठीक है। और इसमें तीसरी बात यह है कि डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ ना कर दिया गया हो। जैसे कि मिसाल के तौर पे ऐसे पार्टी से आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें जो इंसॉल्वेंट है, जिसे कोर्ट ने इंसॉल्वेंट करार दे दिया है, या फिर उस पर पहले से ही इतने सारे फ्रॉड के केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो वो भी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होगा। तो ये भी कॉम्पिटेंसी में नहीं आता पार्टीज़ के। चौथा है लॉफुल कंसिडरेशन हो और एक है लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। ये दोनों, और बल्कि नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये तीनों तरह से ये सेक्शन 23 में बताए गए हैं। सेक्शन 23 कहता है व्हाट आर द कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट आर अनलॉफुल। कि हमने ये पहले पढ़ा था कि कंसिडरेशन होता क्या है, मतलब समथिंग इन रिटर्न आ रहा हो, हमारे पास कुछ रिटर्न में आ रहा हो, तो वो है कंसिडरेशन। लेकिन लॉफुल कंसिडरेशन कब होती है, जब वो लीगल हो। इसकी एग्जांपल इस तरह बताऊंगी कि मैं दोनों की एग्जांपल साथ बता देती हूँ, लॉफुल कंसिडरेशन की भी और लॉफुल ऑब्जेक्ट की भी। पहले तो सेक्शन 23 में ये बताया गया है कि कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जब लॉफुल होगा तब या तो फिर वो फॉरबिडन बाय लॉ ना हो, मतलब कि लॉ ने ही, या हमारे जो स्टेट में जो बीइंग लॉ चल रहा है उसने ही मना ना किया हुआ हो। जैसे मिसाल के तौर पे हम इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लें, जैसे कि स्मगलिंग वगैरह तो हमारे इलीगल है ना, हमारे लॉ में अलाउ नहीं है। अगर हम इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो वो भी अनलॉफुल होगा, ठीक है। सेकेंडली इसमें इस तरह का बताया गया है कि फ्रॉडलेंट हो, मतलब किसी से हम फ्रॉड करने की नीयत से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट उसका ये हो कि हम किसी को फ्रॉड करने की नीयत से कर रहे हैं। जैसे तीन चार बंदे मिलकर
कॉन्ट्रैक्ट करें एक 5-6 बंदे को फ्रॉड करने के लिए, ठीक है, तो इसमें कंसिडरेशन भी उनकी गलत होगी और जो उनका ऑब्जेक्ट है फ्रॉड करना वो भी उनका अनलॉफुल होगा, राइट। और है मतलब इलीगल साबित किया हो, इलीगल हो ज़ाहिर है वो काम जो वो कर रहे हैं। और उसके साथ इन्होंने जो 6 में कहा है नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड में यही आ जाता है कि वो हमारे स्टेट या हमारे कोर्ट ने जो उसे वॉइड करार ना दिया हो, ऐसा एक्ट ना हो, मतलब कि लीगल ना हो। अच्छा, लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट की एक ऐसी मिसाल हो सकती है कि एक बंदा किसी जगह पर जॉब करने के लिए जाता है, लेकिन वो जिस जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन पर पूरा नहीं उतरता, तो फिर वो क्या करता है, उधर उसी जगह पर वो किसी एक बंदे को जानता है जिससे वो अच्छी इन्फ्लुएंस रखता है, तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज़ दूंगा, तुम मुझे यहाँ पर जॉब लगवा दो, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इनके दरमियान। तो फिर ये जो प्रॉमिस हुआ है ना, जो बंदा कहता है हाँ मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा और वो उसके बदले उसे क्या कहते हैं 1 लाख रुपीज़ दे रहा है, तो ये कंसिडरेशन अनलॉफुल हुई ना। और जिस काम के लिए जो उनका ऑब्जेक्ट है वो भी अनलॉफुल हुआ, कि किसी मतलब किसी के ब्राइब वगैरह या पैसे खिलाकर जॉब लेना, ये उनका ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल हुआ। तो इसकी एग्जांपल ये है कि जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, इस तरह से अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड मतलब कोर्ट ने या हमारी जो स्टेट है उसने ही उसे वॉइड करार ना दिया हो। तो ये कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स थे जो हमें सेक्शन 10 से पता चलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। वैसे इसके अलावा भी बहुत से आगे जो सेक्शन 10 के अलावा भी कुछ सेक्शंस हैं आगे जिनमें से हमें इसेंशियल एलिमेंट्स पता चलते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ आगे। बट सेक्शन 10 इज़ नॉट एग्जॉस्टिव एंड कंप्लीट, मतलब सेक्शन 10 जो है वो मुकम्मल कंप्लीट भी नहीं है और एग्जॉस्टिव भी नहीं है, क्योंकि कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने के लिए जो इसमें नहीं है लेकिन आगे के सेक्शंस बताते हैं। जैसे कि सेक्शन 29 बताता है अग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, मतलब कि एक अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा अगर वो अनसर्टेन होगा। अनसर्टेन से मुराद कि उसकी जो टर्म्स हैं वो ही क्लियर नहीं होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ किसी चीज़ को बेचने की, मैं उसे कहती हूँ ठीक है मैं तुम्हें ये अपनी चीज़ दे दूँगी लेकिन 10,000 में दे दूँगी या 20,000 में, इस तरह से बात कर लेती हूँ। तो मतलब इसमें अनसर्टेनिटी है ना, मैंने टर्म्स क्लियर नहीं की, उसे पहले से बताया नहीं कि मैं तुम्हें फ़िक्स इसमें दूंगी, मैंने उसे कहा 10,000 में दे दूंगी या 20,000 में, तो इसमें टर्म्स क्लियर नहीं है तो वो भी एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। क्योंकि जब देने की बात आती है तो वो बंदा कहता है आपने ये कहा था और मैं कहूँ मैंने आपको कहा था कि नहीं 10,000 में या 20, तो इसलिए मैं आपको 10,000 दे रही हूँ। वो कहता है आपने 10,000 या 20 कहा था तो आप 20 ही दे दो, इसका मतलब टर्म्स ही क्लियर नहीं है ना, तो टर्म्स मुझे पहले से ही क्लियर करनी है हमें, तो वरना वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें जो एक और एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी हो। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इस तरह से कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा अग्रीमेंट ना कर रहे हों जिसे परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आती। जैसे मिसाल के तौर पे मैं किसी दूसरे बंदे को कह दूँ तुम मुझसे शादी कर लो, मैं ना ये सारे आसमान में तारे हैं ना तुम्हें तोड़ के ला दूँगी, तो फिर ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो ये एग्रीमेंट भी वॉइड हो गया क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी नज़र ही नहीं आ रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर आपको कोई कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तो जादू की छड़ी से एक महल तैयार कर दूंगा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी नहीं है, किसी परफॉर्मेंस में इसकी कुछ नज़र नहीं आ रही कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जिसकी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हों, ठीक है। अच्छा, इसका एक और इम्पॉर्टेंट बहुत एलिमेंट है वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब कि पार्टीज़ के दरमियान इंटेंशन हो कि वो एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं या एग्रीमेंट कर रहे हैं ताकि एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करें। इस मिसाल के तौर पे इसमें डोमेस्टिक और सोशल वाले एग्रीमेंट्स नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ कमर्शियल वाले आएंगे, ठीक है। जैसे इसके लिए इसको बेस्ट समझने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ का केस है वो पढ़ लेते हैं हम। इस केस का नाम है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। ये मैं आपको पढ़ के नहीं बता रही, मैं जनरली बता देती हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर जो ये केस है वो हमें बताता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप कैसे आया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना 1872 में, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले कहीं भी नहीं था कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी होनी चाहिए, लेकिन इस केस के बाद ये नई टर्मिनोलॉजी पता चली कि एक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। और चलें अब इसके फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं।
फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड इस तरह के हैं कि बारफर वर्सेस बारफर केस ये इस तरह से है कि मिस्टर बारफर और मिसेस बारफर के दरमियान था, इसलिए इस केस को बारफर वर्सेस बारफर कहते हैं। केस में कुछ ये था कि मिस्टर बारफर और मिसेस बारफर रहती हैं, दोनों रहते हैं सीलोन में रहते हैं, और मिस्टर बारफर जो हैं वो एक सिविल इंजीनियर हैं जो कि सीलोन के इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, इन लोगों को कुछ वेकेशंस मिलती हैं और ये दोनों वेकेशंस को गुजारने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड चले जाते हैं, अपनी वेकेशंस गुजारते हैं, और जब वेकेशंस मिस्टर बारफर की ख़त्म हो जाती हैं उन्हें तो अपने डिपार्टमेंट में लाजमी वापस जाना पड़ता है। तो वो अपनी वाइफ को कहते हैं वापस जाने का, लेकिन उनकी वाइफ उस टाइम पे बीमार हो जाती हैं। उन्हें एक रोमेटिक आर्ट्रिटिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिस पर उन्हें डॉक्टर तजवीज़ देता है कि आप इंग्लैंड में ही रहें, क्योंकि सीलोन का जो वेदर है वो आपके लिए डेट्रीमेंटल साबित हो सकता है। ठीक है, इस बात पर फिर मिसेस बारफर कहती हैं मिस्टर बारफर को कि मुझे डॉक्टर ने तो ये तजवीज़ दी है कि मैं सीलोन ना जाऊँ, इंग्लैंड में ही रहूँ। सीलोन जो है वो आज का श्रीलंका है। ठीक है, मिस्टर बारफर कहते हैं ठीक है तुम यही रहो, लेकिन उनका जाना ज़रूरी होता है क्योंकि वो सीलोन के एक इरिगेशन डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें जाना लाजमी होता है। तो उन दोनों के दरमियान ये प्रॉमिस होता है कि मिस्टर बारफर ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें हर महीने 30 पाउंड्स भेजूँगा। इन दोनों के दरमियान ये प्रॉमिस हो जाता है। वो चले जाते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद उनकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, उसके बाद वो डाइवोर्स भी हो जाती है उनके दरमियान। तो फिर मिसेस बारफर क्या करती हैं, मिस्टर बारफर को सू कर लेती हैं कि इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे 30 पाउंड्स भेजेंगे, क्योंकि वो 30 पाउंड्स बेचना रोक देते हैं। जब उनके दरमियान प्रॉब्लम्स होती हैं और डाइवोर्स भी होती है, तो मिस्टर बारफर जो है मिसेस बारफर को 30 पाउंड्स भेजना जब छोड़ देते हैं, तो मिसेस बारफर मिस्टर बारफर पर केस कर देती हैं कि इन्होंने तो मुझसे एग्रीमेंट किया था, प्रॉमिसेस किए थे, लेकिन वो उस पर पूरे नहीं उतर रहे। तो जजमेंट ये आती है कि agreements made between a husband and wife to provide capitals are generally not contracts, because generally the parties don't intend that they should be attended by legal ends। मतलब जजमेंट में ये साफ बताते हैं, जज कहता है कि जो अग्रीमेंट्स हस्बैंड या वाइफ के दरमियान हों, डोमेस्टिक लेवल के या सोशल टाइप, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जुरिडिक्शन में आते ही नहीं हैं, क्योंकि उनकी इंटेंशन ही नहीं होती उस टाइम पर कि हम एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हस्बैंड वाइफ के दरमियान तो बहुत सारे ऐसे प्रॉमिसेस हो जाते हैं, जैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है आप मुझे अगले महीने एक नेकलेस दिला के दीजिएगा, वो भी कह देता है ठीक है मैं तुम्हें दिला के दे दूँगा। दोनों के दरमियान अग्रीमेंट हो जाता है, प्रॉमिस हो जाता है। लेकिन वो उसे अगर अगले मंथ नहीं दिला के देता तो वाइफ उसे सू तो नहीं कर सकती ना। जैसे इससे पहले मैंने एक दफ़ा अपनी वालदा की मिसाल दी थी कि मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं उन्हें खाना खिलाने लेके जाऊँगी और मैं नहीं जाती, तो वो मुझे कोर्ट में जाकर सू तो नहीं कर सकती ना। इसी तरह अगर मैं अपनी दोस्त से वादा कर लूँ कि मैं तुम्हें आज शाम को चाय पर बुला रही हूँ, एक रेस्टोरेंट की भी बात हो जाए, सब हो जाए, और वो वहाँ पर आ भी जाए और मैं उधर जाऊँ ही ना, वो मेरा वेट कर रही हो और मैं जाऊँ भी ना, तो फिर वो कोर्ट में जाके मुझे सू तो नहीं कर सकती ना कि इसने सारी प्लानिंग कर ली, जब परफॉर्मेंस की बात आई मतलब मैं बैठे बैठे इसका इंतज़ार करती रही, ये आई नहीं, तो इस पर सू नहीं होता। मतलब इस तरह के जो डोमेस्टिक या सोशल टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स होते हैं, इनमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का एक एलिमेंट ही नहीं होता, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जुरिडिक्शन में आते ही नहीं हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर मिसेस बारफर ने अपील भी की, लेकिन अपील में भी यही हुआ कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल था ही नहीं, पहली बात तो यह। So the Balfour Law made it very clear that the legal intention to enter into a contract is very necessary. The Balfour Law mostly moves around the concept of legal intention as the basic and for most necessary to validate a contract. इससे ये पता चलता है, इस केस से हमें ये पता चला कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी है। इस केस के बाद से ही कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इसका पता चला कि इंटेंशन भी लीगल इंटेंशन क्रिएट करने का भी कॉन्ट्रैक्ट में हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, अग्रीमेंट में हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, वरना नहीं। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो हमें ये सब पता चला इस केस से। तो
आई होप आप सबको समझ आया होगा। हमने पढ़ा कि एसेंशियल्स क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट को, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, और उसके साथ हमने बारफोर वर्सेस बारफोर केस डिस्कस किया, जिससे हमें पता चला कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना कितना ज़रूरी है किसी कॉन्ट्रैक्ट में। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकमुल्लाहु खैरा।